हेलो व्यूअर्स, भाई मैं हूं आपका दोस्त रंजीत सिंह तेवतिया और आप देख रहे हैं हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और आप जानते हैं कि भाई 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव हुआ और भाई 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव हुआ। तो टोटल के ऐसा करके 113 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और 20 तारीख को इसका तीसरा चरण में चुनाव होगा। अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को काउंटिंग होगी। तब पता चलेगा कि भाई गठबंधन आ रहा है या गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर कर रहा है, तभी आप जान पाएंगे। और 10 मार्च को 1 या 2 बजे तक तो लगभग तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि भाई कौन सरकार बनाने जा रहा है। इसी संदर्भ में हम बात करने आए हैं। भाई हमारे एक फ्रेंड है नसीम खान, जो चुनावी राजनीति में रुचि रखते हैं। हम उनका इंटरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई उनके विचार क्या हैं और उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव का 2022 का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तो क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम सलमानी। तो मोहम्मद नसीम सलमानी साहब हैं ये, हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बताइए जनाब कि जो ये पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव हुआ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, इसमें किस प्रकार आप देख रहे हैं और किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें आप देना चाह रहे हैं? देखो, कितनी कितनी सीटें हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी जो रुझान आ रहे हैं, जो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर जी। जिला मुजफ्फरनगर के जो पश्चिमी जिला में जो इलेक्शन हुए हैं वो लगभग मिलाकर ठीक ठाक हुए। उसके रिजल्ट से तो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन अच्छे बढ़त बना रही है। लगभग 58 सीटों में से लगभग 34-35 का आंकड़ा है गठबंधन का जी। गठबंधन का लगभग 34-35 का आंकड़ा आ रहा है, जैसे भी निकल के। बाकी 10 मार्च को पता चलेगा जो भी होगा। बाकी इस बार पोलिंग और जो इलेक्शन हुए वो ठीक हुए, शांतिपूर्ण हुए, काफी अच्छे तरीके से निपटे और लोगों ने अच्छे से साथ दिया और रुचि रखी और वोटिंग करने के लिए वोटिंग करी। ये सबसे बढ़िया बात हुई है कि वोटिंग अच्छी हुई है। अच्छा, बीजेपी को अब 58 में से कितनी सीटें दे रहे हैं? 58 में से अब आप लगा लो कि 34 अगर जो उनकी आ रही है तो बीजेपी को बची करीब 24 के करीब बची है। तो लगभग 20 के करीब तो ये निकाल ही लेंगे। 20-22 के करीब। 20-22 बाकी 2-3-4 सीटें जो भी है अपना यानी बहुजन समाज पार्टी और ये आपकी कांग्रेस निकाल सकती है। निकाल सकती है। कोई निर्दलीय भी जीत के आ सकता है जी। अच्छा, अब आप एक बात और हमें बताएं नसीम साहब कि ये जो 58 सीटें थी, इनमें गठबंधन था आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच, यानी साइकिल और हैंडपंप। आपको ऐसा लगता है कि हैंडपंप वाले सारे वोट साइकिल वाले को ट्रांसफर हुए हैं और साइकिल के सारे वोट हैंडपंप को ट्रांसफर हुए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वोट ट्रांसफर में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई हो या एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को अपना वोट ट्रांसफर नहीं किया हो? देखो, एक तकवे को छोड़कर तो नहीं हुई है। हाँ, एक तकवा जो जाटों का जो है उनका थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ा है, बाकी वरना ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, कैंडिडेट ठीक थे। हाँ। और लगभग अच्छा रुझान मिला। बस थोड़ा सा जो डिवाइडेड हुआ है वो थोड़ा सा जाट समाज हुआ है। थोड़ा सा अच्छा, जिसका मतलब है कि जाट वोट कुछ थोड़ा बहुत बटा है मतलब कुछ बीजेपी की तरफ भी आया है और कुछ वोट ट्रांसफर जो है, कुछ क्या ज्यादा मात्रा में वोट ट्रांसफर जो गठबंधन को हुए हैं। अच्छा, एक हॉट सीट है कैराना, जिसमें हमारे नायब हसन साहब और साहब उनके सामने है बाबू हुकम सिंह, जो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी बेटी है मृगांका सिंह, उनमें था और उनकी वो परंपरागत सीट रही नायब हसन की। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं कि इस सीट पे किस करवट ऊंट बैठ सकता है? देखो जी, नायब हसन की तो ऐसी बात है कि अगर जो सही से मानो तो वो नायब हसन निकाल रहे हो। अच्छा, सीट निकाल रहा है। अच्छा, बिल्कुल निकाल रहे हो। तो इसका मतलब है कि नायब हसन के। और हाँ, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि उस सीट पर उत्तर प्रदेश की जितनी भी 58 सीटें थी, उसमें जो चुनाव का परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है, वो बाकी सीटों से सबसे ज्यादा रहा है। वहां पर करीब 78% वोटिंग हुई है। तो इस जो बढ़ती हुई है, यानी कि जो वोटिंग ज्यादा पड़ी है, ये किसके पक्ष में जा सकती है? ये इसी समाजवादी गठबंधन के पक्ष में जाएगी। अच्छा, ये जो ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई है गठबंधन के पक्ष में जाएगी। तो नायब हसन वाले सीट निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण के चुनाव पर, जो 14 फरवरी को हुए। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव हुआ। तो आप किस तरह इन सीटों को बांट के देख रहे हैं? ये जो 55 सीटें हैं, हाँ, इसमें तो मैं ज्यादा आंकड़ा जो है समाजवादी और गठबंधन को दूंगा। हाँ, वो इसीलिए
इसीलिए कि इन जिलों में समाजवादी पार्टी का होल्ड था। होल्ड है, होल्ड है। हाँ, होल्ड है उसका। तो लगभग यहाँ तो जी मैं बिल्कुल ही कोई भी सीट बीजेपी को नहीं लग रही है कि निकाल कि निकाल पाएंगे। निकाल पाएंगे। अच्छा, ये दूसरा चरण भी हमारा बहुत अच्छा गया गठबंधन और जो समाजवादी पार्टी और मेरे ख्याल से तीसरे चरण में जो जिले आ रहे हैं उनमें से 9 जिले ऐसे हैं कि वहां पर भी समाजवादी पार्टी का होल्ड अच्छा है। होल्ड अच्छा है। हमारी जो शुरुआत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई है ना, ये बहुत अच्छी रही है और काफी ठीक रहा है। और जो हमारी एक तो मुजफ्फरनगर की सीट और सरदनी की सीट, इस पर काफी अच्छा हमारा वो जो सैनी लोग थे, सैनिक समाज के, उन्होंने अच्छी वोटिंग करके दिखाई है। इस बार बीजेपी को इस बार थोड़ा सा झटका लगने वाला है। अच्छा, मैं एक बात और मैं पूछूंगा कि एक मेरठ में एक श्रीमान है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ऊपर अल्लाह नीचे हाजी गल्ला। हाजी। तो ये मतलब एक कौन सी पर्सनैलिटी, इसके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि आपका तो जुलाई उधर पड़ता है मेरठ की तरफ। जी जी जी, ये हमारे हाजी जी अखलाक, ये शायद इनका नाम अखलाक साहब है, हाजी अखलाक साहब। तो ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। कभी वहाँ पर छोटे लोगों में, कभी छोटे समाज में जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। फिर ऊपर से उतर के आगे कोई नेता नहीं बन सकता, नेता तो जमीन से जुड़ के ही बनता है। हाँ नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये वाकई वहाँ के जमीन के है। इन्होंने वहाँ पर मेरठ में काफी लोगों से जो है ना, हेल्प के मामले में, हर चीज के मामले में काफी अच्छा। अभी पिछले इलेक्शनों में भी वहाँ पर यही गड़बड़ हुआ है। इनकी 2 बार जीत होने के घोषित होने के बाद भी तीसरी बार इनको फिर से काउंटिंग कराई और फिर ये आ रहे। ये 2019 के लोकसभा के चुनावों की बात कर रहे हैं? 2019। अच्छा, वही सज्जन है क्या ये? जी वही। अच्छा अच्छा, अशफाक उल्लाह खान साहब है जी। हाँ, कुछ नाम है उनका। हाँ। अच्छा, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो आने वाले चुनाव हैं, ये 10 मार्च को काउंटिंग होगी। पता तो तभी चलेगा कि देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन किसको शिकस्त देता है, कौन किसको। सहमत का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन अब आप 403 सीट में से आप बताइए कि किस प्रकार आप सीटों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गठबंधन में, समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में और कांग्रेस में, जो मेन प्लेयर्स हैं। देखो जी, मैं गठबंधन को 300 प्लस दे रहा हूँ। अच्छा, 300 प्लस गठबंधन की। हाँ, गठबंधन के 300 प्लस दे रहा हूँ मैं। और ये आंकड़ा अब के उल्टा इसीलिए हो रहा है कि जैसे 300 प्लस पिछली बार बीजेपी ने दी थी, इस बार इसमें कारण ये रहा है लोगों की बेरोजगारी और जी आपसी समाज को जो बांटा गया है, एक तरीके से मैं कहूँगा जो भाईचारगी पर आघात हुआ है, जो हिंदू मुसलमान के एक बंधन रहा है, उस पर आघात हुआ है। इन चीजों को एक तरफ से जो वोटिंग जो है, जो डिवाइड मैं कहूँगा कि बाय डिवाइडेड के हिंदुस्तान को दो टुकड़ों की कोशिश की गई हिंदू मुसलमान का। तो ये कुछ अच्छा नहीं है, ये संकेत अच्छे नहीं है हमारे देश के लिए और हमारे भाईचारगी के लिए। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और कि जो बांटने की कोशिश की गई है, तो क्या इसमें ऐसा लगता है आपको कि वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है? यानी एक वोट एक तरफ जा सकते हैं और एक वोट एक तरफ बढ़ सकते हैं। क्यों ध्रुवीकरण जो होता है वोटों का, तो फिर एक तरफ एक समुदाय वोट दे सकता है, दूसरा समुदाय एक तरफ वोट दे सकता है, तो इससे बीजेपी को कोई लाभ या हानि हो सकती है? देखो सर, ये करने की कोशिश की गई है, लेकिन लोग समझदार हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। करने की पूरी कोशिश की गई है कि ताकि ये सब चीज हो जाए। जो इन्होंने पहले ही शुरू में ही इन्होंने अपनी झलक दिखा दी थी कि 80-20 का ये लड़ाई है। 80-20 के 80-20 की जो इन्होंने पहले इंटरव्यू के अंदर बोल दिया, 80-20 का अभी भी चल रहा है। 80-20 जो बोल दिया आ रहे हैं, ये नहीं, 80-20 कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लोग समझदार है, लोगों को धंधा कारोबार चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, सरकार अच्छी चाहिए इस बार। अच्छा, एक बात और नसीम साहब कि ये जो दावा किया जा रहा है बीजेपी तरफ से कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 2017 में उनको शिकस्त हुई और ये सत्ता में आ गए। इन्होंने भी 5 साल सरकार चलाई। तो ये दावा किया जा रहा है कि भाई ये गुंडा राज था, माफिया राज था, उस जमाने में ये था, वो था, हमने ये करा है। क्या इसका कोई प्लस पॉइंट बीजेपी को मिल सकता है? देखो, कोई भी अगर जो गुंडा राज था, मैं मान सकता हूँ कि वाकई जब हम लोग कभी अपने मेरठ शहर या मुजफ्फरनगर जाया करते थे, मैं ये लगभग आपको 95 से पहले की बता रहा हूँ, 95-96 में जब हम कभी जाया करते थे दिल्ली से मुजफ्फरनगर, तो एक बॉर्डर पर 6-7 बसें छोड़कर तब ये आगे दिया करते थे। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे करके वो समाज वापस तो आ रहा है, ठीक है, वो उस चीज को लॉ ऑर्डर की बात ऐसी है कि इन्होंने लॉ ऑर्डर तो ठीक किया, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं किया, इनके में लॉ ऑर्डर नहीं रहा,
लेकिन ये हमारी तो डिमांड है, लॉ ऑर्डर तो ये ठीक होना ही होना है। अब जिसको सरकार चलानी है लॉ ऑर्डर तो दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं इस चीज को नहीं कहता कि काम नहीं हुआ या लॉ ऑर्डर नहीं ठीक रहा। अच्छा, एक बात थोड़ी सी जुड़ा एक सवाल और है, और वो सवाल है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के उसमें क्या किसी विशेष समुदाय को टारगेट तो नहीं किया गया कि समान व्यवहार किया गया है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। अच्छा अच्छा। अगर जो हुआ है तो वो थोड़ा सा जो दूसरे समाज के या जो भी समाज के लोग थे लगभग वो एक टाइट बेल्ट में लाया गया है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। अगर जो थोड़ा सा ढीलापन था, हाँ। जैसे कि वो उसको एक टाइटपन में लाया गया, हाँ। लेकिन इतनी जितनी उपेक्षा से रखी गई थी, हाँ। उस हिसाब से ये खरे नहीं उतरे, तो उतना नहीं कर पाए। हाँ, उतना नहीं कर पाए। देखो कोई भी सरकार, क्या कल्याण सिंह जी आए थे, उन्होंने भी लॉ ऑर्डर दिखाया था, लेकिन देखो बात ये नहीं है कि लॉ ऑर्डर क्या है, बात ये है कि हम सेफ है या नहीं। बिल्कुल, हम सेफ है या नहीं, और सेफ अपना काम कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कि जैसे कि हमारा की जो है एशिया की सबसे टॉप गुड़ मंडी है, वहाँ पर देखो हर कैटेगरी के लोग हैं, सारी समाज के लोग हैं। उनसे जो हमारी जो बारी की बात हुई है, उन लोगों ने ये कहा देखो लॉ ऑर्डर तो ठीक हुआ, लेकिन हम लोगों को जो पहले जिस तरीके से होता था, हम अच्छा बिजनेस करते थे, अच्छा कारोबार होता था, तो हमें डर रहता था कोई भी आकर हमारा केश गल्ला लूट लेता था। लेकिन अब केश ही नहीं है, गल्ला नहीं है, तो कैसे कह सकते कि लॉ ऑर्डर था? क्या हुआ? जब कैश ही नहीं है हमारे गले में, कुछ नहीं है पैसा, तो उसको लूटने का पर्पस बनता नहीं ना। तो लॉ ऑर्डर का कैसे कर सकते हैं कि ये लॉ ऑर्डर की वजह से हो रहा है या हमारे गले खाली है? अच्छा, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनाव घोषणा पत्र, उसमें दो चीजों से मुख्य रूप से वो से यानी कह रहे हैं, टारगेट भी कर रहे हैं कि एक तो किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली और 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वोटर पर कितना ये असर डाल पाएगा? देखो, फ्री की तो ऐसी है कि फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम आप लोग यूनिट में तो राहत दें। कम से कम जो चार्जिंग अब इस टाइम पे बीजेपी सरकार है, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी है आदित्य जी, तो हाँ, तो उन्होंने जो यूनिट का हिसाब रखा है, मेरे खुद के रिश्तेदारों के 20-20, 25-25 हजार रुपए बिल आए, जो पहले की सरकारों में इतने बिल नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये नहीं पता, लेकिन फ्री का कोई नहीं, यूनिट में रेट कम होने चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी एक दावा और कर रही है, वो कह रही है कि हम भाई 2 बार जो है फ्री राशन दे रहे हैं। तो क्या इससे कुछ ऐसा लगता है कि भाई लोगों का कुछ उसकी तरफ झुकाव हो सकता है, या 2-4% वोट बीजेपी के बढ़ सकते हैं? देखो, फ्री की मैंने भी बोला ना, अभी फ्री का चाहे कोई भी दे रहा हो, कोई भी फ्री का मतलब है भिखारी बनाना, आम जनता को भिखारी बनाना। आप फ्री मत दें, आप काम धंधा दें। काम धंधा चाहिए हमें। काम धंधा देने पे तो फिर से काम धंधा देंगे तो फिर को फ्री रहेगी नहीं। हाँ, तो हमें फ्री नहीं चाहिए, तो हमें इस तरीके का भीख नहीं चाहिए। 2 टाइम पे दे रहे हो या 2 बार दे रहे हो, कोई भी इस तरीके का नहीं चाहिए। वो ना के बराबर ही है सर। पहले भी 55-56 रुपए का राशन मिलता था, अब ये 55-56 रुपए हमारी जेब में छोड़ रहे हैं और हमारे को काम धंधे से बेकार कर रखा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, अब हम ओवरऑल विकास की तरफ आते हैं कि 2012 से 2017 और 2017 से 2022 इन दोनों शासन कालों की जो कालखंड रहा है, इसकी अगर हम तुलना करते हैं तो आप ये समझते हैं कि भाई ये जो विकास का दावा कर रही है बीजेपी, इनसे ये विकास का दावा ठीक है या अखिलेश के शासन में भी विकास हुआ था? देखो, विकास तुलनात्मक बताना है आपको। तुलनात्मक ये है कि जो तुम्हारा अखिलेश जी है, उनके टाइम पर काफी विकास हुआ, बहुत कुछ हुआ, इसमें क्या शक है, विकास तो हुआ है। और अब की बात जो है, जो जितना भी विकास अब नरेंद्र मोदी जी के या आदित्यनाथ जी के वजह से हो रहा है, तो ये विकास की शुरुआत तो उधर से ही हुई है। अब आखिरी क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे। आखिरी क्वेश्चन बताइए कि योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को जो 2017 से 2022 तक रहा, आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? यहाँ पर आप जो है ना, कितने मार्क्स देना चाहिए, मार्क्स का चक्कर, जो भी 2, 4, 6 ना देना चाहे, मार्क्स का चक्कर तो हमारे बात नहीं। ये हमारे स्कूल के बच्चे शुरू हो जाए, उनका मार्क्स मिल जाए तो वो ज्यादा बढ़िया। अच्छा, इनको क्या मार्क्स दे हम, जो हमारे बच्चे घर में बैठे, ना पढ़ाई के ना मार्क्स के, तो इनको क्या मार्क्स देंगे साहब?
ये तो पढ़े लिख के ही नहीं, इनको मार्क्स देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो भाई दोस्तों, आपने आज हमारी ये बातचीत देखी। उन्होंने योगी सरकार को कोई मार्क्स नहीं दिए, उनकी मर्जी है, उन्हें क्या उन्हें बच्चों को मार्क्स मिल जाए, नेताओं को तो मार्क्स जनता दे ही देगी 10 मार्च को। और चूंकि वो 10 में से मैंने मार्क्स लिए पूछे थे कि 10 मार्च को काउंटिंग होनी है, तो मैंने कहा 10 में से ही पूछ लेता हूँ। तो 10 तारीख को पता चलेगा कि 10 में से कितने मार्क्स इनको मिलते हैं 10 तारीख को। तो भाई आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।